चलता रहा। कहते हैं आज से 400 वर्ष पहले तक दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी सर्वाधिक तब भी थी। नंबर 1 पर भारत था, नंबर 2 पर चीन था। चीन तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। उस समय भारत को उस प्रकार का नेतृत्व नहीं मिल पाया था जो अपनी समृद्धि को और तीव्र कर सके। करता भी कैसे? जो देश अपनी सांस्कृतिक मूल्यों से, अपने आध्यात्मिक मूल्यों से च्युत हो जाता है, अपने महापुरुषों पर गौरव की अनुभूति नहीं करता, अपने मूल्यों और आदर्शों से विरत हो जाता है, उसका वर्तमान भी सुरक्षित नहीं होता और उसका कोई भविष्य भी नहीं होता है। और यही सब कुछ हमारे साथ भी हो रहा था। चीन बढ़ रहा था, लेकिन भारत को उस दिशा में आगे बढ़ाना है, इसके लिए जो कोई प्रयास होना चाहिए था, नहीं हो पाया उस कालखंड में। परिणाम क्या था? धीरे धीरे करके भारत धीरे धीरे करके कमजोर होता गया। मुगलों ने तो लूटा ही था, अंग्रेजों ने भारत की आश्रम पद्धति पर प्रहार किया। उन्होंने यहां के किसानों को, जो उत्पादक था, उसको कर्जदाता बना दिया। हमारा हस्तशिल्पी कारीगर बेरोजगार हो गया। देश दिग्भ्रम की स्थिति में पड़ गया। परिणाम क्या था हमारे सामने? असमंजस की स्थिति थी। एक ऐसा चौराहे पर हम खड़े थे जहां पर हर व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में था। और परिणाम क्या था? जब यह देश 1947 में आजाद होता है, तब दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी मात्र 2% रह गई थी। 40% से घटते मात्र 2000 वर्ष में भारत 2% पे सीमित रह गया। याद रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। जाति, क्षेत्र और भाषा उसके सामने कोई मायने नहीं रखेगी। और इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना कि जो बांटने वाले लोग हैं ना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन लोगों से सावधान रहना। याद करिए ना, बांग्लादेश के मुद्दे पर ये सब मौन है। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, हर दिन आप सुनते होंगे, एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया, राह चलते हुए एक हिंदू को जला दिया गया। प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से। ये सब मौन है। ये मरने वाला हिंदू कौन है? ये सब दलित हिंदू है। ये दलित हिंदू है। कोई नहीं बोल रहा है। केवल कुछ हिंदू संगठनों को छोड़ दिया जाए और धर्माचार्यों को छोड़ दिया जाए, लगता है सबका मुंह बंद हो गया है, क्योंकि मरने वाला हिंदू है। कोई नहीं बोलेगा, उसके लिए कोई मानवाधिकार नहीं है, उसके लिए कोई दुनिया का संगठन वकालत करने वाला नहीं है। और मैं यही आपसे कहूंगा, इन नेताओं के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं, बटने की आवश्यकता नहीं। मैं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन रोजगार के अंतर्गत तो पिछले कई दिनों से
हम अलग अलग विभागों के नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। आज उस श्रृंखला में यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित आयुष विभाग के प्रोफेसर, रीडर, स्टाफ नर्स, चिकित्सा अधिकारी के 202 पदों पर आज नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग में 272 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है और दिव्यांग जन कल्याण विभाग के 7 कार्मिकों को भी आज यहाँ पे नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है। यानी कुल 481 प्रदेश के नौजवानों को उनके सपनों को उड़ान देने के लिए, उनके माता पिता, उनके अभिभावकों के सपने को साकार करने के लिए आज यह एक अवसर नियुक्ति पत्र वितरण का है। इस अवसर पर मैं आप सबको, आपके परिवार के सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामना देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ जो हमारे अध्यक्ष और पदाधिकारी हैं, जो वहाँ के अधिकारीगण हैं, उन सीएम योगी आदित्यनाथ जी लाइव तो आप देख सकते हैं सिफारिश कराने की लाइव यहाँ पर ऐलान किया है, नियुक्ति पत्र वितरण हो रहे हैं। वेरिफिकेशन में थोड़ी देर, पूरी खबर आप वेरिफिकेशन में थोड़ी देर आयुष वीडियो में को जो जानने हुई के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको विभाग से भी और वीडियो के अंदर प्रशासन से सारी भी बातें जानने को मिले। और अगर पहली बार मेरे चैनल से आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे को। लेकिन आपने जैसे ही ये जगह निकली होंगी, विज्ञापन निकले होंगे, आपने आवेदन किया होगा। परीक्षा की तिथि और परीक्षा की तिथि के बाद भी परिणाम आने या किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की सिफारिश या अन्य किसी भी प्रकार के अनैतिक साधनों का उपयोग करने के लिए आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, इन सब के मानदेय को भी हम लोग कर्मिक रूप से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ये लोग कार्य करती हैं, समाज में रह करके काम करती हैं। हमारे जो फेयर प्राइस शॉप है, जिनको आप राशन कोटी की दुकान बोलते हैं, पहले ही पॉस मशीन नहीं था, तमाम शिकायतें आती थी। आज ही पॉस मशीन हो गई। अब उनके लिए वहां पर एक मॉडल शॉप बनाई जा रहे हैं। मॉडल शॉप के लिए भी हमने धनराशि की व्यवस्था की और उनकी सुविधा दी है। अब केवल राशन ही नहीं, नशीली पदार्थों को छोड़ करके बाकी सभी सामान वे बेच सकते हैं। सब सुविधाएं दे रहे हैं और उनके